नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने CCRAS असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी एग्जाम को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी एग्जाम को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फार्माकोलॉजी के अलावा कुछ और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा फोकस फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस पर ही रहे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो इसमें हम रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन आर यूज्ड टू सप्रेस इन्फ्लेमेशन बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन कौन से एंजाइम को इनहिबिट करके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। चलो हम इसका पाथवे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स होते हैं। मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स, जो कि मेम्ब्रेन में कुछ फोस्फोलिपिड्स हैं, उनको हम कंबाइनली मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स बोल रहे हैं। फोस्फोलिपिड्स, ठीक है। इनके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम फोस्फोलाइपेज A2 बोलते हैं। ठीक है, वो फोस्फोलाइपेज A2 इनके ऊपर काम करके एरिकेडोनिक एसिड बनाता है। एरिकेडोनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कोक्स एंजाइम बोलते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज। वो एरिकेडोनिक एसिड के ऊपर काम करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करता है। ठीक है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, ये तीन चीज़ों के लिए मेनली हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल हैं। वो है एक पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल इन तीनों चीज़ों में होता है। इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के, लेकिन अभी रेलेवेंट हमारे लिए ये तीन फंक्शंस हैं, पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। ठीक है, तो हमारे पास इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम कंबाइनली बोलते हैं एनसेड्स। एनसेड्स, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, जिनमें कि एस्पिरिन आता है, पैरासीटामोल आता है, ये सब क्या हैं, एनसेड्स हैं। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कम हो जाएगी। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कम हो गई, यानी कि पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो और फीवर हो, ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रेडनिसोलोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिससे कि एरिकेडोनिक एसिड की सिंथेसिस कम हो जाती है। और अगर एरिकेडोनिक एसिड ही नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी अपने आप कम बनेंगे। इसलिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और प्रेडनिसोलोन है, ये फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर है फोस्फोलाइपेज A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ साल्बुटामोल। साल्बुटामोल का थेराप्यूटिक एक्शन क्या है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज, पहले हम देखते हैं कि साल्बुटामोल है क्या। साल्बुटामोल एक एड्रेनर्जिक ड्रग है। एड्रेनर्जिक ड्रग यानी कि सिंपैथेटिक ड्रग। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो हमारे ब्रोंक्यूल्स में क्या करता है। जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जब भी हमारे फ्लाइट और फाइट की जो सिचुएशन होती है उसमें, यानी कि हमने किसी से लड़ना हो या हमने भागना हो किसी से, जब डर का माहौल होता है या आप किसी वार की सिचुएशन में होते हो, कोई कुत्ता आपकी गली में आपके पीछे पड़ गया है, तो ऐसी कंडीशंस में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा हाइपर वेंटिलेशन होता है, हमें तेज़ तेज़ सांस लेना है। सांस लेने के लिए क्या चाहिए हमें, हमारी ब्रोंक्यूल्स डायलेटेड होनी चाहिए। अगर हमारे ब्रोंक्यूल्स डायलेटेड होंगी तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड्स को हम फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए सिंपैथेटिक ड्रग्स जो होंगी वो हमेशा ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन करेंगी। तो साल्बुटामोल भी क्या है, एक सिंपैथेटिक ड्रग है और ये ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड्स रैपिड ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेशन साल्बुटामोल करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ टॉपिकल क्लिंडामाइसिन इन एक्ने। एक्ने में टॉपिकल क्लिंडामाइसिन का एक्शन क्या है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्लिंडामाइसिन क्या चीज़ है। क्लिंडामाइसिन लिनकोसामाइड कैटेगरी की ड्रग है। लिनकोसामाइड, लिनकोसामाइड क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो क्लिंडामाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है और ये लिनकोसामाइड कैटेगरी की ड्रग है। लिनकोसामाइड में और कौन सी ड्रग आती है, लिनकोमाइसिन आती है, लिनकोमाइसिन। और लिनकोसामाइड्स कैसे काम करती हैं, राइबोसोमल 50S सब यूनिट को इनहिबिट करती हैं, 50S सब यूनिट को इनहिबिट करती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करती हैं। तो क्लिंडामाइसिन क्या है, एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। क्लिंडामाइसिन की कवरेज क्या है, क्लिंडामाइसिन एनारोब्स को भी कवर करती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकाई को कवर करती है और कुछ पैरासाइट्स को भी कवर करती है। अब इसमें पूछा गया है टॉपिकल एक्शन के लिए। तो टॉपिकली जो क्लिंडामाइसिन है वो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में यूज होती है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में। इसके अलावा ये एक्ने में यूज होती है। ठीक है, अब चलो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है।
reduce sebum production, normalizes keratinization, block androgen receptors, inhibit bacterial protein synthesis। तो हमने देखा कि जो क्लिंडामाइसिन है वो एक लिंकोसामाइड है और ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करती है 50S राइबोसोमल सबयूनिट पर काम करके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या है? एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में और कौन कौन सी हमारे पास ड्रग्स हैं? तो हमारे पास सबसे पहले आती हैं बीटा लैक्टम्स, बीटा लैक्टम्स आती हैं, फिर वैनकोमाइसिन आती है, फोस्फोमाइसिन आती है, बेसिट्रासिन आती है और साइक्लोसेरिन। ठीक है, बीटा लैक्टम्स, वैनकोमाइसिन, फोस्फोमाइसिन, बेसिट्रासिन और साइक्लोसेरिन। बीटा लैक्टम्स में हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स हैं? पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन्स। दूसरा क्या है? सेफेलोस्पोरिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स। ठीक है, उसके बाद मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, कार्बापेनम्स में क्या था? मीरोपेनम, इम्पेनम। मोनोबैक्टम्स में एस्ट्रियोनम। सेफेलोस्पोरिन्स में आपको पता ही है। और पेनिसिलिन्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। तो हमारे पेनिसिलिन भी क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो है दे इंटरफेयर विद बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन है, दे इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी ड्रग्स काम करती हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड और लिनेजोलाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। सेकंड ऑप्शन इज डिसरप्ट बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को कौन डिसरप्ट करता है? फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। फोलिक एसिड सिंथेसिस को कौन ब्लॉक करता है? फोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है सल्फोनामाइड्स या डेप्सोन। ठीक है, ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलिन कैसे काम करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी है इस ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सी इनमें सबसे ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो एडवर्स इफेक्ट कभी भी बेनिफिशियल तो होता नहीं है। कुछ कंडीशंस में उसको यूज करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट को ही किसी और कंडीशन में यूज कर लेते हैं, तो वो एक इंटेंडेड यूज हो जाता है। लेकिन एज सच एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम बेनिफिशियल इफेक्ट तो नहीं बोल सकते। ठीक है, कोई भी ड्रग लेने से हमें नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, बड़े कॉमन साइड इफेक्ट्स हम हर जगह लिखते हैं। तो वो क्या है? हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट होगा। अगला ऑप्शन क्या है? ए हार्मफुल। तो हार्मफुल तो आ गया इसमें, ठीक है। एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स। अनइंटेंडेड यानी कि हम चाहते नहीं कि वैसा हो, लेकिन वो अपने आप वैसा हो जाता है। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन वही तो होगा जो हार्मफुल है और हम चाहते नहीं कि हो, लेकिन हो जाता है। ए हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू ए ड्रग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड ऑप्शन ये दिखा रहा है कि ड्रग्स इंटेंडेड थेरापेटिक इफेक्ट। तो इंटेंडेड तो होता नहीं है। ए रिस्पॉन्स रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम ए ड्रग ओवरडोज। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जरूरी नहीं कि ड्रग ओवरडोज से हो, नॉर्मल डोजिंग्स के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको, नोजिया और वोमिटिंग किसी भी ड्रग की वजह से एक थेरापेटिक डोज के ऊपर हो जाते हैं। तो इसमें ओवरडोज होना जरूरी नहीं होता एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए। A patient was injected with heparin overdose and to overcome heparin poisoning which of the following antidote is given। तो बेसिकली हमने इसमें हेपरिन का एंटीडोट बताना है कौन सा है। तो हेपरिन का एंटीडोट हमें हमेशा से ही याद है, कुछ इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये है प्रोटामिन। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा प्रोटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाकिंद्रा इज द एंटी रूमेटिक एजेंट दैट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ। तो हमने एनाकिंद्रा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाकिंद्रा क्या चीज़ है। एनाकिंद्रा हमारी बायोलॉजिकल डिमांड्स में आती है। डिमांड्स क्या होते हैं? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटोइडल ड्रग्स। ठीक है, तो एनाकिंद्रा क्या है? बायोलॉजिकल डिमांड में आती है। और ये काम कैसे करता है? एनाकिंद्रा आते इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरल्यूकिन 1 के ऊपर काम करता है ये। इसके अलावा एनाकिंद्रा के अलावा हमारे पास और कौन से बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं? हमारे पास TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि
एटानरसेप्ट, ठीक है, अडालीमुमाब, ये क्या है, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास को स्टिमुलेटर, को स्टिमुलेशन इनहिबिटर्स भी होते हैं। को स्टिमुलेशन इनहिबिटर्स हमारे पास कौन से हैं, अबाटासेप्ट, ठीक है, वैसे ही एक बेलाटासेप्ट होता है। ये क्या है, को स्टिमुलेटर, को स्टिमुलेशन इनहिबिटर्स। इसके अलावा हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स भी हैं। इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स कौन से हैं, टोसिलीजुमाब, ठीक है, ये भी बायोलॉजिकल डिमांड्स में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरल्यूकिन 1 एनाकिंद्रा एंड इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इनहिबिट इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। तो इनमें से कौन सी ड्रग एंटी डायबिटिक है और वो इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है ये काम क्या करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें फूड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अब्जॉर्प्शन से पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन करना होता है। तो हमारी जो अब्जॉर्प्शन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो एज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ना कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका ब्रेक डाउन होकर के पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस कन्वर्जन का काम करता है ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। अब इस एंजाइम का एक इनहिबिटर है, ए कार्बोज बोलते हैं उसको, ए कार्बोज। ए कार्बोज एंजाइम क्या करेगा, ए कार्बोज ड्रग क्या करेगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। इस एंजाइम को अगर हमने इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स की अब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। अब्जॉर्प्शन अगर कम हो गई तो क्या होगा, हमारे शुगर के लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ब्लड शुगर के लेवल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एकार्बोज को डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए ही अप्रूव किया गया है, दोनों में ही अकार्बोज यूज होता है। इसके अलावा और कौन से ड्रग्स हैं सेम कैटेगरी में, तो एक आती है वोग्लिपोस, ठीक है, और इसके अलावा एक और है मिगलीटोल। ये 3 ड्रग्स अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा एकार्बोज। अदर ऑप्शन है इसमें मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन क्या है, एक बिगोनाइड है और ये एएमपीके को एक्टिवेट करती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म वो हो जाएगा। पियोग्लिटाजोन क्या है, थायाजोलिडिन डायोन है, तो ये पीपीआर गामा अगोनिस्ट हमने पढ़ा है। फोर्थ ऑप्शन इज डेपाग्लिफ्लोजिन। डेपाग्लिफ्लोजिन क्या है, SGLT2 इनहिबिटर। इसके अलावा और कौन से ड्रग्स हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट एक्टिविटी। तो इनमें से लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट बताना हमने कौन सा है। तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट में अगर ऑप्शन में कहीं पर भी मेट्रो लिखा हो तो उसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा मेट्रो, यानी कि लंबी चलती है। तो साल मेट्रोल, मेट्रोल में क्या आता है, मेट्रो आता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा साल मेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थर्ड जनरेशन रेटिनोइड अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस एंड एक्ने वल्गेरिस। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेटिनोइड्स जो हैं उनकी जनरेशन्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ट्रेटिनोइन और आइसोट्रेटिनोइन, ये दोनों क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में क्या आता है, सेकंड जनरेशन में आता है एसीट्रेटिन, एसीट्रेटिन, ये सेकंड जनरेशन है। और थर्ड जनरेशन जो है उसमें आता है टजारोटीन एंड एडेप्लिन, ठीक है, टजारोटीन एंड एडेप्लिन।
फर्स्ट जनरेशन में आता है ट्रेटिनोइन और आइसोट्रेटिनोइन, सेकंड जनरेशन में एसिट्रेटिन, थर्ड जनरेशन में टजारोटीन एंड एडेप्लिन। तो इसमें पूछा हमारे पास थर्ड जनरेशन में कौन सा रेटिनोइड है, और जो कि सोरियासिस और एक्ने वल्गरिस में यूज होता है, तो वो है टजारोटीन। ठीक है, एडेप्लिन भी इसी तरीके से टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में आता है, और वो भी थर्ड जनरेशन रेटिनोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग अंडरगो मेटाबॉलिज्म वाया होफमान एलिमिनेशन। होफमैन एलिमिनेशन से कौन सी ड्रग मेटाबोलाइज होती है? तो जब भी होफमैन एलिमिनेशन का नाम आए, आपको दो ड्रग्स याद रखनी है, एक एट्राक्यूरियम और एक सिस एट्राक्यूरियम। ठीक है, ये दोनों की दोनों ड्रग्स होफमैन एलिमिनेशन से मेटाबोलाइज आती हैं। होफमैन एलिमिनेशन क्या? होफमैन एलिमिनेशन एक नॉन एंजाइमेटिक होती है रिएक्शन, नॉन एंजाइमेटिक, यानी कि इसमें एंजाइम्स का यूज नहीं होता। आप देखेंगे मोस्टली ड्रग्स जो होती हैं हमारी बॉडी में जाकर के किसी ना किसी एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं, चाहे वो फेज 1 फेज 2 एंजाइम हो, कोई भी एंजाइम हो सकता है। साइक्लोक्स वो CYP एंजाइम होता है, CYP 3A4 होता है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एस्ट्रेजेस होते हैं। लेकिन जो होफमैन एलिमिनेशन है वो एक नॉन एंजाइमेटिक स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन है। ठीक है, तो इससे हमारी दो ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं, एक एट्राक्यूरियम और एक सिस एट्राक्यूरियम। तो जब भी आपको क्वेश्चन में होफमैन एलिमिनेशन दिखे, तो सीधा सीधा एट्राक्यूरियम के ऊपर टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलुलर फिजियोलॉजी बाय प्रोवाइडिंग हाई रेजोल्यूशन मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल आयन चैनल्स। तो इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि एक हाई रेजोल्यूशन मेथड है आयनिक चैनल्स को, एक एक इंडिविजुअली एक एक आयन चैनल्स को देखने के लिए। तो इसका आंसर आएगा पैच क्लैम्प टेक्निक। पैच क्लैम्प टेक्निक सेलुलर फिजियोलॉजी में यूज होती है और हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज होती है। इसमें हम एक एक इंडिविजुअल आयन चैनल को देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है लेंगर ड्रॉफ टेक्निक। लेंगर ड्रॉफ टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये आइसोलेटेड परफ्यूज्ड हार्ट के लिए यूज होती है, और कोरोनरी फ्लो और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कोरोनरी फ्लो और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कोरोनरी फ्लो और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को देखने के लिए लेंगर ड्रॉप टेक्निक का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एल्यूट फर्स्ट। तो पहले साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मॉलिक्यूल पहले एल्यूट होता है? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को हम जेल फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, जेल फिल्ट्रेशन। ठीक है, और ये मोलिकुलर वेट के बेसिस के ऊपर फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि मोलिकुलर वेट के ऊपर करता है, लेकिन पहले कौन से मोलिक्यूल्स एल्यूट होंगे हमने ये पता करना है। तो जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मोलिक्यूल्स, यानी कि जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है, वो पोर्स के अंदर एंटर करते हैं, एंटर पोर्स। और जो पोर्स के अंदर एंटर करेगा उसको लॉन्गर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और लॉन्गर पाथ फॉलो करेगा तो उसको एल्यूट बाद में होना पड़ेगा। लंबा रास्ता चल के आया है तो एल्यूट वो बाद में होगा। जो हाई मोलिकुलर वेट हैं वो पोर्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोर्स छोटे हैं और मोलिकुलर वेट उनका ज़्यादा है, तो वो उन पोर्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल थ्रू बीड्स ट्रैवल करते हैं, और ये पाथ जो होता है ये शॉर्टर पाथ होता है। इसलिए हाई मोलिकुलर वाले पहले एल्यूट होंगे। ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट वाले साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में हाई मोलिकुलर वेट पहले एल्यूट होगा, तो इसका डी ऑप्शन है हाई मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें वही पूछा था कि पहले कौन सा एल्यूट होगा, तो हाई मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स पहले एल्यूट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर। तो कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर, ये सेम क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में भी आया हुआ था। तो इस हमारे पास कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स कौन कौन से हैं? दो हैं, एक तो साइक्लोस्पोरिन और दूसरा टेक्रोलिमस, टेक्रोलिमस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टेक्रोलिमस। इन द पेनिसिलिन स्ट्रक्चर द बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें कौन सा न्यूक्लियस है हमने वो बताना है। बीटा लैक्टम रिंग में कौन 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 सा बीटा लैक्टम जो पेनिसिलिन है उसमें बीटा लैक्टम रिंग के साथ में और कौन सा न्यूक्लियस फ्यूज्ड होता है। तो हम एक बार पेनिसिलिन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखता है,
ठीक है। इसमें यहाँ पर S होता है, यहाँ पर N होता है, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर होता है COH, यहाँ पर CH3 CH3। तो अपने पास जो ये वाला रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं हम बीटा लैक्टम रिंग। इस वाले रिंग को बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। और जो ये वाला रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायाजोलिडीन। थायाजोलिडीन रिंग कैसा दिखता है? थायाजोलिडीन रिंग, ये थायाजोलिडीन रिंग होता है। तो बीटा लैक्टम रिंग के साथ में थायाजोलिडीन रिंग फ्यूज्ड है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थायाजोलिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म इन मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ। तो मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन में पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से कौन सी इनमें से समस्या होती है? तो हमारे पास जो मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है, वो क्या करता है? 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस करवाता है। ये जी, ये एंजाइम इसकी सिंथेसिस करवाता है 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की। और ये 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होमोसिस्टीन से होमोसिस्टीन से मेथियोनिन बनाने में मदद करता है, इसमें यूजफुल होता है। और अगर मेथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट अगर नहीं बनाएगा, तो हेमोसिस्टीन की कन्वर्जन मेथियोनिन में नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं होमोसिस्टीनीमिया। मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन में पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होगा? होमोसिस्टीनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज डिजीज ऑफ जीन डिफेक्ट। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो सिंगल जीन के डिफेक्ट से होती है, इसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। पॉइंट म्यूटेशन भी कहाँ पर होती है? बीटा ग्लोबुलिन जीन में। बीटा ग्लोबिन जीन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, पॉइंट म्यूटेशन होती है कि डबल जीन डिफेक्ट होता है, कैसे होता है? ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया। द डेवलपमेंट ऑफ immune compromised SCID माउस मॉडल यूज्ड इन ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व्स। तो SCID क्या होता है? SCID है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है हमारी, वो बी और टी सेल से मिलकर के बनी होती है। तो जब भी हमें ये स्टडी करनी होती है ड्रग डिस्कवरी में, तो ये मॉडल बनाने के लिए हम ऐसे माइस प्रिपेयर करते हैं जिन माइस में बी और टी सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है। उसी को बोलते हैं, जब इन दोनों सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, उसी को बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंट माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा डेफिशिएंट बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजेल्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स विद एबिलिटी टू स्वेल इन द एक्वस मीडियम, वर्स इन द एक्वस मीडियम, अब्जॉर्ब इन एक्वस मीडियम, डिफ्यूज इन एक्वस मीडियम। तो हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजेल 3D क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। हमने बचपन में देखा होगा, छोटे छोटे बॉल्स, जो कलरफुल बॉल्स जो होते थे, हम पानी में डाल के छोड़ते थे और वो सुबह तक बहुत बड़े बड़े हो जाते थे। उनकी मैं यहाँ पर फोटो भी लगा देता हूँ। जो हाइड्रोजेल्स, तो वो क्या करते हैं, आपको याद होगा कि पानी में डालते हैं और सुबह तक वो फूल जाते थे, उनका साइज़ बड़ा हो जाता था। यानी कि वो एक्वस मीडियम में स्वेल करते हैं, यानी कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से वो स्वेल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वाला, स्वेल इन एक्वस मीडियम। हाइड्रोजन स्वेल करते हैं पानी में डालने से। फार्मास्यूटिकल कंपनी सेफगार्ड्स इट्स ब्रांड नेम विच आईपीआर शुड परस्यू। तो ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा आईपीआर यूज होता है? तो जब भी हमें ब्रांड नेम या फिर लोगो, सिंबल, स्लोगन, ये सब प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क से ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल या फिर स्लोगन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट से कोई भी बुक हो गया या आर्टिकल, म्यूजिक या सॉफ्टवेयर कोड हो गया,
इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉपीराइट से, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने की चीज़ है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसका आंसर ही कॉपीराइट करके आए होंगे ब्रांड नेम देख करके, कॉपीराइट से प्रोटेक्ट होता है, लेकिन ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल या स्लोगन कोई भी है वो ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज ए फार्मास्यूटिकल पेटेंट प्रोटेक्टेड इन इंडिया। तो भारत में कितने लंबे टाइम तक फार्मास्यूटिकल पेटेंट प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो पेटेंट है इंडिया में वो इंडियन पेटेंट लॉ, द पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर गवर्न होता है। द पेटेंट एक्ट द पेटेंट एक्ट 1970 1970 के अंडर प्रोटेक्ट होता है। तो पेटेंट जो होता है वो जिस दिन आप अप्लाई करते हो फॉर्म, आप जब जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हो एप्लीकेशन के लिए, उस दिन से लेकर के 20 साल के लिए प्रोटेक्ट होता है। ना कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ना कि अप्रूवल के टाइम से, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसके बाद में आपको अप्रूवल मिलता है उस टाइम से नहीं। ये आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम से जिस दिन आपने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए। तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन से लेकर के आगे 20 साल तक पेटेंट प्रोटेक्टेड होता है आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें ऑप्शन बी है 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उसमें अप्रूवल ऑफ पेटेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए अप्रूवल ऑफ पेटेंट नहीं होगा इसमें, हम डेट ऑफ फिलिंग से काउंट करेंगे 20 साल। सीड बैंक इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तो सीड बैंक इनमें से कौन से टाइप का कंजर्वेशन है। तो हमारे पास दो कंजर्वेशन है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ है जिसको आप इन सीटू प्रिजर्व कर रहे हो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, और एक्स सीटू कंजर्व कर रहे हो यानी कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर है। तो सीड बैंक्स क्या है कि हम सीड्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से ले करके एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इसलिए सीड बैंक क्या होगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन होगा। इसके अलावा और क्या होता है, जीन बैंक्स हो गए, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, या क्रायो प्रिजर्वेशन हो गई, ये सब क्या होते हैं, एक्स सीटू होते हैं, क्योंकि ये उनके किसी भी चीज़ के जो जिसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी कंट्रोल्ड कंडीशन में कर रहे हैं और आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एक्स सीटू बोलेंगे। इन सीटू में क्या आता है, नेचुरल हैबिटेट्स में जो आते हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स आपने देखे होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वो सब क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ एफ पिलाई। एफ पिलाई कौन से मेथड में बनता है। तो हमारा कंजुगेशन मेथड जो होता है उसमें एफ पिलाई बनती है। एफ पिलाई कंजुगेशन में बनता है, इसी को सेक्स पाइलस भी बोलते हैं, सेक्स पिलाई या फिर पाइलस, ठीक है। ये कंजुगेशन मेथड में बनता है और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए के ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, जीन ट्रांसफर के लिए, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। वैसे ही ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांसलोकेशन सेम ही बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट को बोलते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्रोमोजोम्स लग गए या जीन लगे उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, लेकिन वो सेम ही बैक्टीरिया के अंदर में हो रहा है, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब एनवायरनमेंट में कोई नेकेड डीएनए पड़ा है उस डीएनए को, नेकेड डीएनए को एनवायरनमेंट से पिक कर लेना ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें किसी भी पाइलस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन किसको बोलते हैं, जब बैक्टीरियोफाज को यूज करके जीन को ट्रांसफर किया जाता है, बैक्टीरियोफाज को भी इस टेक्निक के लिए यूज किया जाता है जीन को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम उस केस में ट्रांसडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इनमें से कौन सा सब्सटेंस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो डिजिटलिस जो है वो हमारा एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ये हमें पता है, हमने उसमें CHF में पढ़ा हुआ है। जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग इज ऑल्सो नोन एज। तो जेनरिक नेम जो होता है वो उसको नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। और जो ब्रांड नेम होता है उसको प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं, ब्रांड नेम को प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, ब्रांड नेम और प्रोप्राइटरी नेम। जो जेनरिक नेम है वो है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। केमिकल नेम आपको पता ही है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 100% बायोबिलिटी। 100% बायोबिलिटी किस रूट में होती है, ये हमने पिछले वाले पेपर में भी देखा था, जो इसका असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो इंट्रावेनस रूट में 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। द इंसुलिन हार्मोन एक्ट वाया विच रिसेप्टर। इंसुलिन हार्मोन कौन से रिसेप्टर से काम करता है, तो इंसुलिन हार्मोन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से काम करता है, ठीक है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज एंजाइमेटिक रिसेप्टर होता है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन शोज पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन यानी कि
पोटेंशिएशन यानी कि जो दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देती है, एक का इफेक्ट हो ना हो लेकिन वो दूसरे के इफेक्ट को जरूर बढ़ा देती है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है एस्पिरिन प्लस पैरासीटामोल। दोनों की दोनों ड्रग्स क्या हैं? दोनों की दोनों ड्रग्स पेन किलर्स हैं। तो इनका इफेक्ट एडिटिव होता है, ना कि पोटेंशिएशन इसमें होता है। ठीक है। मोर्फिन प्लस नैलोक्सोन। तो नैलोक्सोन क्या है? मोर्फिन का एंटागोनिस्ट है, तो इसमें एंटागोनिज्म आ जाएगा। कार्बिडोपा प्लस लियोडोपा प्लस कार्बिडोपा। इसमें क्या है कि कार्बिडोपा जो है वो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ये पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है? ये लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है ब्रेन में जाने से पहले। अगर ब्रेन में जाने से पहले लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो गया तो लीवोडोपा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर लीवोडोपा काम नहीं करेगा जिस काम के लिए इसको हमने दिया है, तो इसका देने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसके साथ में कार्बिडोपा दिया जाता है ताकि ये पेरिफेरली इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे और लीवोडोपा सीएनएस में जाए और सीएनएस में जा करके डोपामिन में कन्वर्ट हो। डोपामिन में सीएनएस में जाने के बाद ये जब ये कन्वर्ट होगा तो ये अपना डिजायर्ड एक्शन वहाँ पर शो करेगा। तो इसलिए कार्बिडोपा यहाँ पर लीवोडोपा के एक्शन को पोटेंशिएट करती है। ठीक है। उसकी अवेलेबिलिटी को सीएनएस में इंक्रीज करवाती है। तो इसको हम पोटेंशिएशन इफेक्ट बोलेंगे यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट ऑप्शन इज एसिटाइल कोलिन प्लस एट्रोपिन। तो एसिटाइल कोलिन क्या है? एक कोलिनर्जिक ड्रग है और एट्रोपिन इसका एंटागोनिस्ट है, तो यहाँ पर भी एंटागोनिज्म आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इनमें से कौन सी ड्रग इनमें से कौन सी ड्रग के लिए थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है, यानी कि टीडीएम। ठीक है। टीडीएम उन ड्रग्स के लिए किया जाता है यूजुअली जिन ड्रग्स की नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, जिन ड्रग्स का थोड़ी सी डोज इंक्रीज करने के ऊपर उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। तो इनमें से जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं ये नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। ठीक है। इनकी जो मेन टॉक्सिसिटी है आपको पता होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये नेफ्रोटॉक्सिक हैं और ऑटोटॉक्सिक हैं, यानी कि हियरिंग लॉस करवाती हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक हैं, इसलिए अमीनोग्लाइकोसाइड के लिए टीडीएम किया जाता है। ये जो है पीसीएम, मेटफॉर्मिन और पेनिसिलिन, इनका थेरापेटिक इंडेक्स इंडेक्स वाइडर है, नैरो नहीं है, इसलिए इनके लिए टीडीएम नहीं किया जाता। हिमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू क्यूरिन इन G6PD डेफिशिएंसी इज ए टाइप ऑफ। तो हमने ये बताना है कि इसमें हिमोलिटिक एनीमिया क्यूनिन G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में क्यूनिन की वजह से जो हिमोलिटिक एनीमिया है वो एनीमिया कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा इशू है, क्योंकि ये जिस तरीके से पूछा गया है उस तरीके से इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। इसमें हमारे पास दो केस हैं। पहला केस है G6PD डेफिशिएंसी का, दूसरा क्या है? नॉर्मल G6PD। अब हम दोनों केस को पढ़ते हैं। G6PD डेफिशिएंसी में क्या होता है कि हिमोलिटिक एनीमिया जो होता है, हिमोलिटिक एनीमिया, ये एनीमिया नॉन इम्यून होता है। ठीक है। नॉन इम्यून यानी कि इसमें कि इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट G6PD डेफिशिएंसी में जो हिमोलिटिक एनीमिया है उसमें इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। फिर कैसे होता है? ये होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैकेनिज्म्स की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। अब यहाँ पर क्यूनिन का कैसे रोल है? अब क्यूनिन मान लो G6PD डेफिशिएंट कोई पेशेंट है, उसमें क्यूनिन हमने दिया, तो क्यूनिन क्या करता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट्स जनरेट करता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट्स। लेकिन जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती हैं G6PD पेशेंट्स में। G6PD पेशेंट्स में आरबीसीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से आरबीसीज डैमेज होती हैं और उसी से आरबीसीज डैमेज होती हैं और उसी से हिमोलिसिस होती है। ठीक है। ये केस हो गया हमारा G6PD डेफिशिएंसी का। G6PD डेफिशिएंसी में क्या होगा? हिमोलिटिक एनीमिया होगा, वो नॉन इम्यून होगा, यानी कि उसमें इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से वो हो रहा है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स में हम क्यूनिन देते हैं तो क्यूनिन अपने आप में ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट्स को जनरेट करता है जो कि आरबीसीज सहन नहीं कर पाती हैं।
तो उस उनके ऊपर डैमेज होता है, उसी की वजह से हिमोलिसिस होता है G6PD डेफिशिएंसी में। लेकिन अगर कोई पेशेंट मान लीजिए नॉर्मल G6PD पेशेंट है, नॉर्मल G6PD पेशेंट में अगर हम क्यूनिन देते हैं, इस केस में क्यूनिन जो हिमोलिसिस करता है, हिमोलिटिक एनीमिया करता है, वो इम्यून मीडिएटेड होता है, इम्यून मीडिएटेड ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक एनीमिया। तो जब नॉर्मल G6PD पेशेंट है उसमें अगर क्यूनिन दिया गया है और उसमें हिमोलिटिक एनीमिया है, तो उसमें जो ईटियोलॉजी रहेगी वो मोस्टली लाइकली क्या होगा, मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो इम्यून मीडिएटेड है। और जब ये इम्यून मीडिएटेड हिमोलिटिक एनीमिया होता है तो इसको हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में डालते हैं। यानी कि ऐसे इसको टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हम कब डाल पाएंगे, जब ये इम्यून मीडिएटेड होगा, यानी कि ये नॉर्मल G6PD पेशेंट्स में होगा, ना कि G6PD डेफिशिएंट पेशेंट में, क्योंकि उसमें तो इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि हिमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू क्यूनिन, इसने G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में पूछा है। G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में नॉन इम्यून मीडिएटेड हिमोलिटिक एनीमिया होता है, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर नहीं आएगा। जो हाइपर सेंसिटिव टाइप 2 रिएक्शंस हैं उसमें इम्यून मीडिएटेड ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक एनीमिया आता है, जो कि नॉर्मल पेशेंट्स में आएगा। तो इसका आंसर ये केवल तभी बन सकता है जब ये नॉर्मल केस होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल इज गाइडेड बाय। तो जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एनिमल्स के ऊपर, उनके ऊपर जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो किस कौन उनको गाइड करता है, तो इसका आंसर आएगा CPCSEA। CPCSEA क्या है? कमिटी फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। CPCSEA क्या है? कमिटी फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ये किसके अंडर बनाई गई है? ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट 1960 के अंडर कंस्टिट्यूटेड है। क्रुएल्टी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, PCAA 1960, इसके अंदर अंडर इसको कंस्टिट्यूट किया गया है CPCSE को। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसको CPCSE में से इसका P हटा दिया गया है, ये पर्पज हटा दिया गया है इसमें। ठीक है, अब ये बन गया है कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। तो ये अब हो गई है CCSEA। 2023 में ये चेंज किया गया है। ठीक है, तो CPCSEA अब है CCSEA। इसका आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA टेम्पलेट से RNA बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? चलो हम इसमें देखते हैं एंजाइम्स क्या क्या दिए हुए हैं। DNA लाइगेज, लाइगेज एंजाइम जो होता है ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के काम आता है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। टोपो आइसोमरेज जो है वो सुपर कोइलिंग को आपको याद होगा, सुपर कोइलिंग नाम की एक चीज़ होती है DNA में। DNA रेप्लिकेशन जब होती है उसमें हम सुपर कोइलिंग पढ़ते हैं कि एक जगह से अगर निकाल के हम उसको रस्सी की तरह अगर खींचेंगे तो ऊपर और नीचे से सुपर कोइल हो जाएगा। तो उसको रिलीव करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है, सुपर कोइलिंग को रिलीव करने के लिए। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? ये डबल हेलिक्स को अनवाइंड करता है, डबल हेलिक्स। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज क्या करता है? ये DNA टेम्पलेट्स के साथ बाइंड करता है 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में। ठीक है, और RNA स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है इसका ऑपोजिट 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो इसमें पूछा क्या गया था हमारे पास, DNA टेम्पलेट के साथ में कौन कौन सा एंजाइम बाइंड करता है और RNA को सिंथेसाइज करता है, तो इसमें RNA पॉलीमरेज आंसर हो जाएगा। विच एसिड इज प्रीकर्सर ऑफ एराकिडोनिक एसिड। तो हमने ये एराकिडोनिक एसिड वाला पाथ स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उनसे एराकिडोनिक एसिड बनता है। जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें एक है लिनोलेइक एसिड, तो ये एराकिडोनिक एसिड का प्रीकर्सर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनोलेइक एसिड। इससे एराकिडोनिक एसिड बनता है, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं।
विच प्रॉपर्टी एनेबल्स रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ सबलिंगल इन सबलिंगल रूट। तो सबलिंगल रूट में कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी अब्जॉर्ब करवाती है, रैपिड अब्जॉर्प्शन करवाती है? तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं हम। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी नो डाउट अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है, चाहे वो सबलिंगल हो चाहे ओरल हो, वो लिपिड सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लार्ज पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज अगर लार्ज होगा तो सबलिंगली कैसे अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्ब भी कैसे होगी वो। हाई इरिटेंसी कोई मतलब ही नहीं होता। लो वेस्कुलरिटी, वेस्कुलरिटी अगर कम होगी तो पहली चीज़ तो वेस्कुलरिटी होना हाई या लो ड्रग की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। और वेस्कुलरिटी अगर लो होगी तो ड्रग की अब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, अब्जॉर्ब तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही होता है ना। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लिपिड सॉल्युबिलिटी इसका आंसर हो गया। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अपटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो एंडोसाइटोसिस आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, इससे लार्ज मॉलिक्यूल्स का अपटेक होता है। विच क्लासिफिकेशन ग्रुप्स ग्रुप ड्रग्स ऑफ विच क्लासिफिकेशन ग्रुप्स ड्रग्स बाय देयर थेरापेटिक एक्शन, थेरापेटिक एक्शन से कौन सी क्लासिफिकेशन इनमें से ड्रग्स को ग्रुपिंग करती है? तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही थेरापेटिक एक्शन के हिसाब से हम देखते हैं, हमने देखा होगा ना, हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ते हैं, एंटी अरिथमिक पढ़ते हैं, फिर टीबी के ड्रग्स अलग से पढ़ते हैं, तो ये क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये थेरापेटिक एक्शन के हिसाब से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी के साथ। धन्यवाद।